दोस्तों बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का ऑटो रिक्शा चलाता था। उसकी ऑटो रिक्शा किराए की होती है, यानी कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उसे मालिक को भी देना होता है और जो कुछ बाकी पैसे बच जाते थे उनसे वह अपने घर का खर्चा चला लेता था। एक दिन वह शाम को जब अपने घर लौट रहा था तो उसकी पत्नी का फ़ोन आता है। वह कहती है कि घर का राशन ख़त्म हो गया है, आप थोड़ा बहुत राशन और सब्जियां लेते आना। तो वह लड़का मार्केट से कुछ घर का ज़रूरी राशन और सब सब्जियां खरीदता है। राशन को जब वह रिक्शा में रखने लगता है तो देखता है कि सीट के नीचे एक बैग रखा हुआ है। वह बैग को बाहर निकालता है, उसे खोलकर देखता है तो उसमें सोने के गहने और बहुत ही कीमती ज्वेलरी होती है, जिनकी कीमत करीब 8 से 10 लाख होगी। अब उस बैग को अपने रिक्शा में पड़ा देख वह व्यक्ति अचंभे में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर आज कौन सा ऐसा सवार रिक्शा में बैठा था जो अपना इतना कीमती बैग यहीं भूल गया है। क्योंकि दोस्तों वह लड़का बहुत ही ईमानदार और गरीब लड़का होता है, इसलिए वह गहरे सोच विचार में पड़ जाता है। अब दोस्तों क्या होता है आगे इस कहानी में? क्या वह लड़का उस बैग को वापस कर देता है या अपने साथ घर ले जाता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी है बिहार के एक छोटे से गाँव में रहने वाले रामू की। रामू ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह अपने गाँव के पास वाले शहर पटना में ऑटो रिक्शा चलाया करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात राधा नाम की एक लड़की से होती है और धीरे धीरे रामू को राधा से प्यार हो जाता है। लेकिन राधा और रामू की जाति अलग अलग थी और बिहार के जिस इलाके में वे रहते थे वहाँ के लोग अलग अलग जातियों में शादी के खिलाफ थे। ऐसी शादियों को समाज में मान्यता नहीं दी जाती थी। रामू राधा से बहुत प्यार करता था और राधा भी रामू से उतना ही प्यार करती थी। दोनों जानते थे कि उनका प्यार कभी भी उनके परिवार या समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज करने और वहां से कहीं दूर भाग जाने का फैसला किया। एक दिन रामू और राधा ने पटना के कोर्ट में जाकर शादी कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद उनके पास एक वैध शादी का प्रमाण पत्र था और उन्होंने फैसला किया कि अब वे बिहार से दूर मुंबई भाग जाएंगे, जहाँ कोई उन्हें नहीं जानता था। मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने एक छोटी सी चौल में किराए पर एक कमरा लिया और वहीं रहने लगे। कुछ समय तक सब कुछ बहुत अच्छा चला। वे दोनों अपने नए नए जीवन में खुश थे, लेकिन धीरे धीरे उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो खत्म होने लगे। रामू चिंतित हो गया। उसने सोचा इस बड़े शहर में बिना पैसे के गुजारा करना बहुत मुश्किल है, मुझे कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। रामू कोई और काम नहीं जानता था, लेकिन उसे ऑटो रिक्शा चलाना आता था। उसने अपने पास बचे हुए पैसों से एक ऑटो किश्तों पर खरीदा और मुंबई की सड़कों पर चलाने लगा। रामू और राधा का नया जीवन मुंबई की एक छोटी सी चौल में शांति से बीत रहा था। दोनों मिलकर अपनी कमाई के हिसाब से खर्च करते थे और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। समय ऐसे ही चलता रहा और 1 साल बाद उनके घर में खुशियों का माहौल बना जब राधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब उनके परिवार में 3 सदस्य हो चुके थे और खर्चा भी थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन रामू अपनी मेहनत और समझदारी से सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहा था। कुछ महीनों बाद जब उनकी बेटी 6 महीने की हुई तो अचानक वह गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। रामू और राधा के लिए यह एक बड़ा झटका था। उन्होंने बेटी के इलाज के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन पैसों की तंगी बनी रही। रामू ने सोचा कि और पैसे कहाँ से लाए जाए। बेटी की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता था। अब उसने फैसला किया कि वह अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अंत में रामू ने अपने ऑटो रिक्शा को बेचने का कड़वा निर्णय लिया। यह रिक्शा उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी, लेकिन उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे बेच दिया। रिक्शा बेचने के बाद रामू को पैसे मिले और उसने अपनी बेटी का इलाज कराना जारी रखा। उसकी मेहनत और बलिदान का फल मिला और उसकी बेटी का इलाज सफलतापूर्वक हो गया। बच्चे के स्वस्थ होने के बाद रामू और राधा उसे अस्पताल से घर ले आए। उनकी यह बड़ी परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन रामू की चिंताएं अभी कम नहीं हुई थी। रामू सोचने लगा, अब मैं अपनी पत्नी राधा और बेटी का पालन पोषण कैसे करूंगा? रिक्शा तो मैं पहले ही बेच चुका हूँ, अब मैं कौन सा काम करूंगा? मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। वह इसी तरह परेशान बैठा हुआ सोच ही रहा था कि उसके कुछ साथी जो उसके साथ पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे उससे मिलने आए। उन्होंने बताया, रामू, शहर में एक ठेकेदार है जिसके पास कई ऑटो रिक्शा है। वह अपने रिक्शों को किराए पर चलवाता है, यानी कि वह रिक्शा को एक दिन के लिए किराए पर देकर बदले में कुछ पैसे लेता है। रामू ने यह बात सुनी तो उसे थोड़ी उम्मीद जगी। उसने कहा, तो फिर मुझे उस ठेकेदार के पास ले चलो। रामू के दोस्त उसे उस ठेकेदार के पास ले गए। वहां पहुंचकर ठेकेदार से बात हुई और तय हुआ कि रामू को एक ऑटो रिक्शा किराए पर चलाने के लिए मिल जाएगी। ठेकेदार ने रामू से कहा, अब चाहे तुम इस रिक्शा को चलाओ या ना चलाओ, हर दिन का किराया 300 रुपए देना होगा, ऊपर से जो भी कमाई होगी वह तुम्हारी होगी। रामू यह सुनकर बहुत खुश हो गया और तुरंत रिक्शा चलाने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रामू अपनी मेहनत से रिक्शा का किराया देने के बाद भी थोड़ा बहुत पैसा बचा लेता था।
वह और राधा अपने किराए के छोटे से कमरे में खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद उनकी बेटी भी बड़ी होने लगी। रामू ने सोचा कि अब उसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना चाहिए। उसने अपनी बेटी का दाखिला एक साधारण से सरकारी स्कूल में करा दिया। बेटी ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया, जिससे घर का खर्चा पहले से बढ़ गया। रामू ने अब और भी ज्यादा मेहनत करने की ठान ली। वह रिक्शा को पहले 12 घंटे चलाता था, अब उसने 16 घंटे चलाना शुरू कर दिया। वह हर दिन कड़ी मेहनत करता, लेकिन अपनी परेशानियों से हार नहीं मानता था। एक दिन जब वह थकान भरे दिन के बाद रिक्शा लेकर घर लौट रहा था, उसकी पत्नी राधा का फोन आया। राधा ने कहा, रामू घर का सारा राशन खत्म हो गया है, आते वक्त राशन और सब्जियां लेते आना। रामू ने बाजार में रुककर घर का राशन और सब्जियां खरीदी। जब वह राशन का सामान अपनी रिक्शा में रखने लगा तो उसकी नज़र अचानक सीट के नीचे रखे एक बैग पर पड़ी। बैग को देखकर वह अचंभित रह गया। रामू के मन में सवाल उठने लगे, यह बैग यहाँ कैसे आया? किसकी सवारी ने यह बैग भूल कर रखा? बैग को देखकर वह सोच में पड़ गया कि अब आगे क्या करना चाहिए। रामू ने बैग को उठाया और जब उसे खोल कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बैग के अंदर सोने चांदी के कीमती गहने थे, जो देखने में ही बहुत महंगे लग रहे थे। रामू ने अनुमान लगाया कि इनकी कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए हो सकती है। बैग देखकर रामू बहुत परेशान हो गया। शाम हो चुकी थी और उसे घर भी लौटना था, लेकिन अब यह बैग उसके ऑटो रिक्शा में पड़ा था। रामू सोचने लगा कि आखिर यह बैग किसका हो सकता है। आज दिन भर में मैंने न जाने कितनी सवारियों को उठाया और उतारा, उनमें से कौन यह बैग भूल गया? उधर यह बैग एक अमीर महिला का था, जिसका नाम मीना था। मीना के पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। आज सुबह मीना अपने पर्सनल ड्राइवर के साथ मार्केट गई थी। उन्हें नई ज्वेलरी खरीदनी थी, क्योंकि शाम को उन्हें अपनी भतीजी की शादी में जाना था। मार्केट में शॉपिंग करने के बाद मीना वापस अपनी कार में आकर बैठी और ड्राइवर से बोली, जल्दी से घर चलो। ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। गाड़ी स्टार्ट न होने पर मीना बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि उन्हें शाम को जल्दी एक शादी में जाना था। उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारी शॉपिंग कर ली थी, लेकिन घर पहुंचकर भी बहुत सी तैयारियां करनी थी। मीना ने ड्राइवर से कहा, तुम ऐसा करो, मुझे किसी रिक्शा में बैठा दो और इस गाड़ी को किसी मैकेनिक को दिखाकर ठीक कराओ, फिर बाद में आ जाना। ड्राइवर ने मीना को एक ऑटो रिक्शा में बिठा दिया। ऑटो में बैठने के बाद मीना ने अपने गहनों का बैग सीट के नीचे रख दिया, क्योंकि उन्हें रिक्शा में बैठने में परेशानी हो रही थी। बड़े लोग थे, इसलिए उन्हें रिक्शा की आदत नहीं थी। जब वह घर पहुंची तो जल्दी जल्दी में वह सिर्फ अपना हैंड बैग लेकर घर के अंदर चली गई और गहनों का बैग ऑटो में ही भूल गई। आमतौर पर ड्राइवर ही बैग अंदर लेकर आता था, इसलिए मीना के ध्यान से यह बात उतर गई। घर पहुंचकर मीना जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। जब वह अपनी भतीजी की शादी में जाने के लिए नई ज्वेलरी पहनने के लिए ढूंढने लगी तो उन्हें याद आया कि उनका कीमती बैग गायब है। अब वह सोच में पड़ गई कि उनका गहनों का बैग कहाँ चला गया। मीना को जब अपनी ज्वेलरी कहीं दिखाई नहीं दी तो वह हैरान रह गई। उन्होंने सोचा, आखिर मेरी ज्वेलरी कहाँ चली गई? पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद ज्वेलरी सुनार की दुकान पर ही रह गई होगी, जहाँ से उन्होंने उसे ख़रीदा था। इतनी देर में उनका ड्राइवर भी गाड़ी ठीक करवा कर वापस आ गया। मीना ने ड्राइवर को साथ लिया और जल्दी से उस सुनार की दुकान पर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने पता लगाने के लिए सीसीटीवी वीडियो चेक करवाई। वीडियो देखने पर पता चला कि जब वे दुकान से निकली थी तो ज्वेलरी का बैग उनके हाथ में ही था। अब मीना को लगा कि बैग शायद ऑटो में ही छूट गया होगा। वे तुरंत ऑटो स्टैंड पर पहुंची और वहाँ सभी से पूछताछ की, लेकिन उस ऑटो वाले का कोई सुराग नहीं मिला। इससे मीना की चिंता और बढ़ गई। वे पास के पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने बैग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उन्हें उम्मीद थी कि अगर बैग किसी को मिलेगा तो वह उसे यहीं जमा कराने ज़रूर आएगा। 1-2 घंटे की जांच पड़ताल के बाद भी किसी का कोई पता नहीं चला। इसके बाद मीना निराश होकर अपने घर लौट आई और गहरी सोच में डूब गई। वह सोचने लगी, अगर ज्वेलरी का बैग समय से ना मिला तो मैं अपनी भतीजी को क्या दूंगी। दरअसल उन्होंने अपनी भतीजी को गिफ्ट देने के लिए ही यह नई ज्वेलरी खरीदी थी। पैसों की उन्हें चिंता नहीं थी, लेकिन यह ज्वेलरी उन्होंने ख़ास तौर से ऑर्डर करके बनवाई थी, जिसे दोबारा खरीदने के लिए कई दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, जबकि गिफ्ट आज शाम को ही देना था। मीना बहुत परेशान थी कि तभी अचानक उनके दरवाजे की घंटी बजी। मीना ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहीं ऑटो चालक रामू उनके दरवाजे पर खड़ा था। मीना को देखते ही रामू ने कहा, मैडम जी, क्या आपका कोई बैग मेरे रिक्शा में छूट गया था? मीना ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मेरा बैग तुम्हारी रिक्शा में छूट गया था। रामू ने पूछा, बैग का रंग कैसा था? मीना ने बेझिझक बताया, रेड कलर का था और उसमें मेरी बहुत कीमती ज्वेलरी थी, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। यह सुनकर रामू को पूरा यकीन हो गया कि यह बैग मीना का ही है। वह अपने ऑटो के पास गया, बैग को निकाला और मीना के हाथों में सौंप दिया। जब मीना ने बैग देखा और फिर रामू को देखा तो वह दंग रह गई। उसने सोचा, यह एक मामूली ऑटो रिक्शा चालक जो खुद भी गरीब है, मेरी इतनी कीमती ज्वेलरी को वापस क्यों ला रहा है?
आजकल ईमानदार लोग मिलना बहुत मुश्किल है और यही कारण था कि मीना पूरी तरह से हैरान रह गई। उसके बाद मीना ने रामू को अपने घर बुलाया और कहा, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी लौटा दी है। यह बैग मेरे लिए आज बहुत ज़रूरी था। वह रामू को कुर्सी पर बिठाती है और उसे चाय स्नैक्स वगैरह पिलाती है। फिर मीना ने रामू से पूछा, भाई एक बात तो बताओ, मैं तो यह बैग तुम्हारी रिक्शा में भूल कर चली गई थी, फिर तुमने यह बैग अपने पास क्यों नहीं रखा? इसे मुझे वापस करने के लिए क्यों चले आए? रामू ने जवाब दिया, देखिए मैडम, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन ईमानदार भी है। भगवान हमें जितना भी देता है हम उसी में खुश रहते हैं। अगर हम अपनी सवारियों के साथ ऐसा करेंगे तो ईमानदारी का नाम भी इस दुनिया से मिट जाएगा। मीना उसकी बात सुनकर चकित रह गई। उसने पहले कभी इतना ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा था जिसने इतनी कठिनाइयों के बावजूद अपनी ईमानदारी को बनाए रखा हो। फिर मीना ने पूछा, मैं तो बैग तुम्हारी रिक्शा में अब से 4 घंटे पहले भूल कर आई थी, लेकिन तुम्हें इसे यहाँ तक लाने में इतना समय कैसे लग गया? रामू ने पूरी कहानी बताई। मैडम, जब मैंने अपना पूरा काम किया और घर की ओर लौट रहा था तब मेरी पत्नी का फ़ोन आया। उसने मुझे राशन लाने को कहा। राशन खरीद कर जब मैं उसे रिक्शा में रखने लगा तो मेरी नज़र उस बैग पर पड़ी जो सीट के नीचे रखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि यह बैग किसका हो सकता है। मैंने जिन किन ग्राहकों के एड्रेस मेरे पास थे उन सभी के घर जाकर बैग के बारे में पूछताछ की। कुछ लोगों ने बैग का नाम सुनते ही हाँ कर दी कि वह उनका है, लेकिन जब मैंने बैग का रंग और अंदर के सामान के बारे में पूछा तो किसी ने सही जानकारी नहीं दी। मुझे लगा वे लोग बैग हड़पने के लिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब मैंने वही सवाल आपसे पूछा तो आपने पूरी सही जानकारी दी। इससे मुझे यकीन हो गया कि यह बैग आपका ही है, इसलिए मैंने इसे वापस लौटा दिया। रामू की बातों को सुनकर मीना उसकी बहुत इज्जत करने लगी। उसने कहा, मैं आपकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। मीना ने रामू से कहा, आप मुझे अपना नाम, नंबर और पता बता दीजिए। रामू ने अपना नंबर और पता मीना को दे दिया और कहा, मैडम, आपको हमारे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे भी हैं खुश हैं। भगवान ने हमें इतना दे रखा है कि हमारा गुजारा चल रहा है। इतना कहकर रामू वहाँ से चला गया। मीना को भी देर हो रही थी, इसलिए वह अपनी भतीजी की शादी में जाने के लिए तैयार हो गई। वह जल्दी से खड़ी हुई और अपने ड्राइवर के साथ शादी में जाने के लिए निकल पड़ी। शादी में पहुंचकर मीना ने खूब एंजॉय किया और अपनी भतीजी को वही ज्वेलरी गिफ्ट कर दी। शादी के दौरान भी मीना का ध्यान बार बार उस ऑटो रिक्शा चालक की ईमानदारी की ओर जाता रहा। उसने शादी के सभी मेहमानों से रामू की तारीफ की और बताया कि उसने कितनी ईमानदारी से उसका बैग लौटाया। मीना ने सभी को रामू की ईमानदारी की कहानियाँ सुनाई और उसकी सच्ची अच्छाई की सराहना की। शादी के बाद मीना अपने घर लौट आई, लेकिन पूरी शादी में वह रामू के बारे में ही सोचती रही और उसकी ईमानदारी की बातें लोगों को बताती रही। मीना खुद को भी हैरान महसूस करती है कि कोई इंसान इतनी ईमानदारी कैसे रख सकता है। अगले दिन वह सुबह सुबह तैयार होकर अपने ड्राइवर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां उसने बैग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह दरोगा जी को पूरी घटना बताती है। रिक्शा चालक ने मेरा बैग सही सलामत वापस कर दिया। वह बहुत ही ईमानदार आदमी था। यह सुनकर दरोगा जी भी चकित हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि 10 लाख की ज्वेलरी एक मामूली ऑटो चालक ने कैसे वापस कर दी। दरोगा जी ने मीना से रामू का पता ले लिया और उसकी ईमानदारी के लिए उसे सम्मानित करने और पुरस्कार देने की योजना बना ली। उसी दिन मीना कुछ नए कपड़े और राशन का सामान लेकर रामू के घर पहुंचती है। जब उसकी लग्जरी गाड़ी की बिल्डिंग के नीचे रुकती है तो सभी लोग चकित रह जाते हैं। इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी उनकी बिल्डिंग के बाहर पहले कभी नहीं देखी गई थी। मीना कार से उतरती है और रामू के कमरे की ओर बढ़ती है। जब मीना रामू के घर पहुंचती है तो उसकी पत्नी घर के काम में व्यस्त होती है। जैसे ही उसकी पत्नी मीना को देखती है वह चकित और परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह महिला कौन है और उनके घर क्यों आई है। मीना ने पहले ही रामू को फ़ोन करके बता दिया था कि वह आज उनके घर आ रही है। उसने रामू से कहा था कि वह जल्दी घर आए और अपनी बेटी को भी साथ लेकर आए। जैसे ही रामू घर पहुंचता है उसने अपनी बेटी को स्कूल से छुट्टी दिला दी थी। रामू अपनी पत्नी को मीना से मिलवाता है और बताता है, यही वही मैडम है जिनका मैंने रात तुमसे जिक्र किया था। मीना अपने ड्राइवर और नौकर को गाड़ी से सामान लाने के लिए कहती है। उसने रामू के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी, इसलिए उसने उनके लिए गिफ्ट तैयार किया था। उसकी पत्नी के लिए कई सुंदर साड़ियाँ और अन्य सामान लाई थी और उसकी बेटी के लिए नए कपड़े, खिलौने और राशन भी लाई थी। जब मीना सामान को रामू और उसके परिवार को देने लगती है तो रामू पहले तो मना करता है। वह कहता है, मैडम, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई सामान गलती से मेरे रिक्शा में रह गया था तो उसे लौटाना मेरा कर्तव्य था। मीना हंसते हुए कहती है, नहीं, ऐसा मत कहिए, आपको यह सब सामान ज़रूर लेना होगा। ज्वेलरी की कीमत इतनी थी कि आप 4-5 रिक्शा और ख़रीद सकते थे।
कृपया इस सामान को स्वीकार कर लीजिए। इसके बाद मीना सामान को रामू के घर में जमा कर देती है और उनके साथ काफ़ी देर तक बातचीत करती है। रामू अपनी प्रेम कहानी और जीवन की में आई कठिनाइयों के बारे में बताता है। उसकी कहानी सुनकर मीना भावुक हो जाती है। रामू बताता है कि ऑटो रिक्शा उसका अपना नहीं बल्कि किराए का है और उसकी बेटी एक साधारण स्कूल में पढ़ती है। मीना ने जब रामू की ज़िंदगी की कठिनाइयों के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वह उसकी मदद करेगी। मीना ने रामू की बेटी को अपनी बेटी मानते हुए कि वह उसकी पूरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेगी। यह सुनकर रामू और उसकी पत्नी हैरान रह गए। वे शुरू में मना करते हैं लेकिन मीना की जिद के सामने उनकी एक नहीं चलती। मीना ने रामू की बेटी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया और रामू को अपने ऑफिस का पता देकर बुलाया। उसने कहा कि वह अगले दिन मीना से ऑफिस में मिले। जब रामू अगले दिन रिक्शा लेकर ऑफिस पहुंचा तो मीना ने अपने मैनेजर से कहा कि रामू के लिए एक नया ऑटो रिक्शा तैयार करवा दे और पूरी कीमत कंपनी के खाते से चुकता कर दें। रामू ने एक बार फिर मना किया लेकिन मीना ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसके लिए एक नया ऑटो रिक्शा दे दिया। अब रामू के पास अपना खुद का ऑटो रिक्शा था। ना तो उसे किसी को किराया देना पड़ा और ना ही किसी किश्त की चिंता रही। समय बीतता गया और रामू की ईमानदारी की कहानी फैल गई। पुलिस ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और उसे एक पुरस्कार से सम्मानित किया। मीडिया में यह खबर फैली और रामू का नाम प्रसिद्ध हो गया। उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी और लोगों ने उसकी कहानी को प्रेरणादायक माना। उसने 10 लाख रुपए का सामान बिना किसी लालच के लौटाया, जो कि बहुत बड़ी बात। इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया गया कि एक गरीब आदमी ने अपने ईमान को कभी नहीं छोड़ा, चाहे उसके सामने कितनी भी मुश्किलें थी। आप रामू और मीना के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया अपनी राय कमेंट में ज़रूर साझा करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए रोज़ाना नई नई कहानियाँ लाकर सुनाती रहूँ। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।